हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में यूनिट 4 के ए पार्ट के अंतर्गत हम व्याख्यान लेक्चर के बारे में सारी नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं और आज की क्लास में हम जो हमारे बाकी दो टॉपिक्स हैं पब्लिक स्पीच और डिबेटिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेटिंग, वाद विवाद क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं। अगर मैं वाद विवाद क्या होता है आपसे ये प्रश्न पूछूं तो आप ये कहेंगे कि इसमें दो ग्रुप्स होते हैं और ये दोनों ग्रुप किसी ना किसी एक टॉपिक पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। तो यही हमने पढ़ना है क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। तो वाद विवाद के थ्रू किस तरह से बच्चे या जो ग्रुप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, इसी के बारे में हमने जानना है, पढ़ना है। तो डिबेटिंग जो है, वाद विवाद जो है, वो क्रियाशीलता के सिद्धांत की पालना करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इट मीन्स इसमें जो ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, या मैं ग्रुप बोलूँगी तो मेंबर्स भी उसमें ही आ जाएंगे, तो जो ग्रुप्स हैं वो पूरी तरह से फुली एक्टिव रहते हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है ये। जिस तरह से लास्ट क्लास में मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, लेक्चर के बारे में बताया, तो इसमें क्या था, छात्र जो हैं निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं, ऐसी हमने उसकी डीमेरिट या लिमिटेशन या दोष पढ़ा था। तो इसमें क्या क्वालिटी है, वाद विवाद में ये क्वालिटी है कि इसमें छात्र पूरी तरह से क्रियाशील रहते हैं। इसके अंतर्गत छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में विषय से संबंधित और शिक्षक के नेतृत्व में प्रकरण से संबंधित वाद विवाद होता है। यानी एक टॉपिक चाहिए होता है, पहले टॉपिक का चयन किया जाता है कि वाद विवाद होगा किस पे, और उसके बाद टीचर के ही नेतृत्व में, टीचर के मार्गदर्शन में, उसकी गाइडेंस में पहले टॉपिक चुना जाता है और फिर उसी के ही नेतृत्व में, लीडरशिप में ये वाद विवाद संपन्न किया जाता है। इसमें छात्रों को अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार छात्र विचार विमर्श के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है एक कॉन्सेप्ट की बात, अवधारणा की बात। अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं आपके सामने वाद विवाद की। पहली है जेम्स एम ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ली। जेम्स एम ली क्या कहते हैं वाद विवाद के बारे में? वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि इसमें समूह या ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसी क्रिया हो गई? सामूहिक क्रिया हो गई। शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है इसका, तो इसका मतलब शैक्षणिक हो गई। तो वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप में किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ली। Debating is an educational group activity in which the student and teacher cooperatively talk over some problem or topic। ठीक है, ये हो गई जेम्स एमली के अनुसार। अकॉर्डिंग टू योकम एंड सिम्पसन, वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः वाद विवाद में महत्वपूर्ण विचारों को शामिल किया जाता है। बात वही है जैसे जेम्स एमली भी वाद विवाद को एक बातचीत ही बता रहे हैं, तो उसी तरह से योकम और सिम्पसन क्या कह रहे हैं कि ये जो वाद विवाद है वो एक विशिष्ट बातचीत है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत और विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण विचारों को इसमें शामिल किया
जाता है। ये कहना है योकम और सिम्पसन का। डिबेटिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ conversation. It is an exchange of ideas of a more reason and detailed kind than that found in ordinary conversation, and generally involves the conversation of important ideas and issues. ठीक है, ये हो गई हैं डेफिनेशंस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी इसके लिए कौन कौन से तत्व ज़रूरी हैं। तो इसके लिए 5 आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी समूह, समस्या, सामग्री और मूल्यांकन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है शिक्षक, इससे रेलेवेंट हमने क्या जानना है। तो शिक्षक क्या करता है, अभी पढ़ के आए हैं हम इसके कॉन्सेप्ट में। शिक्षक के मार्गदर्शन में ही समस्या का चयन किया जाए या जो वाद विवाद है उसका अध्यक्ष होता है। यानी वाद विवाद की ये जो प्रक्रिया है उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, और वो अध्यक्ष कौन होता है, वो टीचर ही होता है। वह इस सामूहिक चर्चा की योजना बनाता है और विषय वस्तु का चुनाव करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अध्यक्ष के रूप में शिक्षक सामूहिक चर्चा पर नियंत्रण बनाए रखने का भी कार्य करता है, और इस सामूहिक चर्चा के मूल्यांकन का कार्य भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो देखो कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए तो सबसे पहले नंबर पे ही रखा गया है इसको कंपोनेंट में, कि एक तो वो क्या करेगा, जो वाद विवाद है उसका अध्यक्ष होने के नाते योजना बनाएगा, विषय वस्तु की जो सिलेक्शन करनी है वो भी करेगा, इसके अलावा नियंत्रण स्थापित करने का भी काम उसके द्वारा ही किया जाएगा कि बच्चे जो हैं आपस में उलझ नहीं पड़े, और इसके अलावा मूल्यांकन करके जो रिज़ल्ट अनाउंस करना है वो भी उसने करना है। तो बहुत ही मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की। उसके बाद देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो है शिक्षार्थी समूह। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप, उसका क्या काम है, उसका काम तो वैसे मेन ही है। तो कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा समूह में बांटा जाता है, ये बात हम जानते हैं। और जो भी शिक्षार्थी है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी जो रुचि है, क्षमता है, अभिवृत्ति यानी उसकी जो सोच है, उसकी जो योग्यता है, उसका जो स्वभाव है, उसके आधार पर अपनी अपनी क्रियाएं प्रकट करते हैं, और शिक्षक के द्वारा प्रत्येक बालक के बात को, उसके विचारों को अच्छे से सुना जाता है और साथ में प्रोत्साहित भी किया जाता है। चलिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट है समस्या। अब समस्या नहीं होगी यानी टॉपिक नहीं होगा, होनी चाहिए या विषय होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार ही इसका चयन किया जाता है। फोर्थ है सामग्री, तो मटेरियल भी चाहिए होता है। सामूहिक चर्चा की जो है सामग्री जो होती है वो समस्या को सुलझाने में हेल्प करती है। समस्या का किस तरह से निराकरण निकलेगा, ठीक है, तो ये फैक्ट्स होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। तो सामग्री भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कैसी होनी चाहिए, टॉपिक से रेलेवेंट होनी चाहिए और पूरी तरह से फैक्चुअल होनी चाहिए, साथ में तथ्यात्मक होना चाहिए। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो अध्यक्ष द्वारा या जो शिक्षक होता है उसके द्वारा सामूहिक चर्चा के पूर्ण होने के पश्चात समस्या के समाधान के संदर्भ में क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। पता चलता है कि जो चर्चा हुई है वो सफल हुई है या असफल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्य किया जाता है अध्यक्ष या फिर शिक्षक के द्वारा। चलिए, ये हो गए हैं इसके मेन कंपोनेंट्स। और अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। जब डिबेट कराया जाता है तो डिबेट के स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहले क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इन सब के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला बिंदु है समस्या की प्रस्तुति। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। समस्या का चुनाव भी आप इसको कह सकते हो, समस्या का चुनाव किया जाएगा यानी टॉपिक का चुनाव किया जाएगा कि डिबेटिंग कराई किस पे जाएगी। उसके बाद समस्या तथा समाधान के स्रोतों से अवगत कराना।
अब ये काम कौन करेगा? ये टीचर का काम है। पहले उसने उसने विद्यार्थियों उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट बच्चों को इकट्ठे करके लाने हैं, कौन कौन सा मटेरियल बच्चों को इकट्ठा करके लाना है जिस पर कि उनको बात करनी है, और वो कहाँ से मिलने वाला है, वो सारा का सारा कुछ बच्चों को बताना होगा। कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा, ताकि बच्चे वहाँ से मैटर कलेक्ट करके लेके आ सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट में जो वाद विवाद से पहले तैयारी की जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तैयारी का मतलब ये है कि आपको एक निर्धारित समय की ज़रूरत होती है कि इस दिन या इस कालांश में आप वाद विवाद का आयोजन करेंगे। अगर शिक्षक खुद अध्यक्ष है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर वो खुद अध्यक्ष नहीं बन रहा है तो फिर किसी दूसरे टीचर या प्रिंसिपल जिसको भी बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, उनको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसके बारे में। तो इस तरह से बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी होती हैं कि कहाँ कराया जाएगा, क्लास में कराया जाएगा, सिर्फ क्लास के बच्चे ही वहाँ पे बैठेंगे, या कहीं और हॉल वगैरह में करवा करके पूरे स्कूल के सामने उसको प्ले करना है, बाहर से किसी को बुलाना है, बैठने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस तरह से जो तैयारियां करनी होती हैं वो सारी इसी स्टेप में की जाती हैं। उसके बाद देखिए वाद विवाद का संचालन होता है। अब जो तैयारी की है उसके अनुसार ही फोर्थ बिंदु में वाद विवाद का संचालन किया जाता है। और संचालन ये जो हो जाता है, वाद विवाद संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है कि क्या क्या लास्ट में कंक्लूज़न निकला है, समस्या का क्या राइट समाधान है, या टॉपिक से रिलेटेड ये जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड ये कंक्लूज़न, ये मूल्यांकन सामने आया है। ठीक है, और कौन सा पक्ष जो है वो अब इतना जानने के बाद हमें ये तो पता चले कि अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो इससे फ़ायदे क्या मिलेंगे, इससे लाभ क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए सक्रिय क्रियाशीलता का विकास। तो कॉन्सेप्ट में ही हमने पढ़ लिया था, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है वाद विवाद या फिर डिबेटिंग। तो इसमें बच्चे क्या रहते हैं? पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। और आपने देखा भी होगा डिबेट में क्या होता है, जो एक पक्ष है वो जब बोलता है तो दूसरा पक्ष उसकी बात को ध्यान से सुनता है, और ताकि उसके अगर मान लो एक पक्ष में बोलता है तो दूसरे विपक्ष में बोलता है, क्योंकि तो इसलिए उसकी बात को ध्यान से सुनने के साथ तुरंत ही रिस्पॉन्स देना होता है। तो फुली एक्टिव रहना पड़ता है इसके अंदर, और वही ग्रुप जीतता है जिसके अंदर एक्टिव पर्सन्स होते हैं, ये एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। तो सक्रिय क्रियाशीलता का विकास होता है, एक तो बच्चे पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। फिर देखिए सामूहिक निर्णय शक्ति का विकास। सामूहिक निर्णय शक्ति देखिए, एक ग्रुप के अंदर मान लीजिए 10 से 15 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो उनको अपनी जो सामूहिक निर्णय शक्ति है उसको दिखाना पड़ता है, डिसीजन पावर। ठीक है, कैसे डिसीजन पावर? अब सारे अगर एक ही चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो फिर अपने ग्रुप एज अ ग्रुप लीडर, एक तो अपने ग्रुप लीडर के रूप में वो किसी एक को चुनते हैं कि ये बोलेगा हमारी सबकी तरफ से, काम सारे करते हैं लेकिन प्रेजेंट तो एक जना ही करता है ना, जो उसके एक जो इंचार्जशिप होता है उनके ग्रुप की, कि वो ये बात रखेगा सबके सामने। तो सब क्या होते हैं? सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी ना किसी रूप में, कोई मैटर लेकर के आता है, कोई उसको प्रेजेंट करता है। इस तरह से कोई किसी के पास जो है वर्ड्स नहीं होते कि बात को रखना कैसे है, तो फिर दूसरा जना उसको बताता है कि इस बात को आप दबाव तो बनाना ही पड़ता है वाद विवाद के अंदर, है ना। तो इस तरह से सामूहिक निर्णय शक्ति का भी उनमें विकास होता है, यानी जो बिखरे बिखरे 10 से 15 लोग होते हैं वो किसी एक बात पर आकर के एक हो जाते हैं। तो यही है सामूहिक निर्णय शक्ति। उसके बाद देखिए सहिष्णुता की भावना का विकास। सहिष्णुता मतलब वो जो 10 से 15 व्यक्ति हैं, 10 से 15 बच्चे हैं एक ग्रुप के अंदर, वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, अलगाव नहीं होता उनके अंदर, सहिष्णुता होती है, एक जैसा एक दूसरे को समझते हैं, जैसे खुद को समझते हैं वैसे ही दूसरे की भावनाओं का कदर करने लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इससे रेलेवेंट ही है, मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति का उनमें विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु है विश्लेषण,
संश्लेषण तथा तर्क शक्ति आदि क्षमताओं का विकास। तो विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क शक्ति, ये सारी जो क्षमताएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। वो अच्छी तरह से किसी भी फैक्ट को लेके आते हैं तो पहले उसको विश्लेषित करके फिर देखते हैं, उस पर पहले लॉजिक लगाते हैं कि भाई ये फैक्ट सही है या नहीं है, ये सामने वाले ग्रुप को पीछे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या जो हमारा फैक्ट है वो पूरी तरह से एकदम 100 जगह से उसको करेक्ट करके पूछ कर पढ़ कर फिर लेके आते हैं कि एकदम सही सही मैटर ही वो वाद विवाद के दौरान प्रेजेंट कर सकें। तो उनमें तर्क शक्ति का, विश्लेषण संश्लेषण करने का, सूचनाओं को अच्छे से चेक करने का भी गुण आ जाता है। उसके बाद देखिए आत्मविश्वास को बढ़ावा। तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए इतना सब कुछ करने के लिए, तो बच्चों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए बहुत बड़े लेवल पर आप स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करते हो एज अ टीचर इसे, तो आपकी क्लास के बच्चों की प्रेजेंटेशन को पूरा स्कूल देख रहा है, या इसके अलावा आपने बाहर से भी लोगों को बुला बात को इतने सारे लोगों के सामने एकदम अच्छे तरीके से पेश कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है वाद विवाद करवाना। ओके, आत्मविश्वास को बढ़ावा। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हैं वाद विवाद के लाभ। अब लाभ हैं तो फिर हानियां तो होंगी ही ना, गुण हैं तो दोष भी होंगे। तो दोष क्या हैं, वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं। अब आज का जो इतना हम कह सकते हैं लेंथी होता है सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग अगर इस सिलेबस को हम ये तैयारी करना, समस्या का चयन करना, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना, इतना जो टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में, और लेंथी सिलेबस है, तो क्या इस विधि से हम पूरा करा सकते हैं कि हम जो है सारे लेसन्स में से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के उस पर डिबेट कराएं और जिससे कि बच्चे इससे सीख सकें? तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में व्याख्यान पढ़ा था तो मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाता है इससे, है ना, जल्दी सिलेबस हो जाता है, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसमें ये जो है आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। इस विधि से सिलेबस पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद देखिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है, एक्सपर्ट ही करा सकता है इसको। अब एक अध्यक्ष को समस्या का चुनाव भी करना है, बच्चों को उससे रिलेटेड मैटर कहाँ मिलेगा ये भी बताना है, फिर उसके बाद वाद विवाद के दौरान उसने मूल्यांकन तक भी बात को लेके जाना है, अनुशासन भी बनाए रखना है। कितना टफ काम है। तो इसके लिए पूरी तरह से एकदम एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत है और तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ती है, तो जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। प्रत्येक शिक्षक इसको यूज़ नहीं करवा सकता स्टूडेंट से। उसके बाद देखिए समय नहीं है कि आप अपने पीरियड में किसी दिन ऐसा करवा दें, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारे अपने पीरियड्स वेस्ट करने पड़ेंगे, या 2-3 पीरियड 4 पीरियड खर्च हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो वो भी देखना होगा। गुटबाजी को बढ़ावा। कई बार देखा करो जो ग्रुपिंग होती है ना, 2 ग्रुप बनते हैं, वो पूरे साल के लिए ग्रुप बन जाते हैं, वो एंटी हो जाते हैं आपस में। ठीक है, और कई बार ये भी मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप जीतता है वो सारा साल पूरी जो भी वो कक्षा होती है, जिस भी उसके विद्यार्थी हैं, वो चाहे 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, पूरा साल जो है दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं कि हम तो जीत गए थे और तुम पीछे रह गए थे और ये सब कुछ। तो गुटबाजी हो जाती है ग्रुपिंग में, ये जो है ग्रुप हो जाता है, ग्रुप बन जाता है हमेशा के लिए। उसके बाद देखिए अंतर्मुखी विद्यार्थियों के लिए ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अंतर्मुखी विद्यार्थी कौन से होते हैं, जो विद्यार्थी अपनी बात को अच्छे से सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तो ज़रूरत है कि बच्चा अच्छे से निकल करके अपनी बात को सामने आकर के कॉन्फिडेंटली कह सके, प्रेजेंट कर सके। तो अंतर्मुखी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी साबित नहीं होती ये विधि। उसके बाद अनुशासन की समस्या। हाँ, अनुशासन की समस्या रहती है वहाँ पे। अनुशासनहीनता बच्चे जो हैं वो करते हैं, क्योंकि एक अध्यक्ष बेचारा क्या क्या काम कर ले, नियंत्रण स्थापित करे या हर एक बात को सुन करके लास्ट में कंक्लूजन सुनाए, तो उसका बहुत ही टफ जॉब हो जाती है उसकी। तो इस तरह से अनुशासन की समस्या भी आ जाती है। तो ये हो गए लाभ भी पढ़ लिए, गुण भी पढ़ लिए, हमने दोष भी पढ़ लिए। अब देखिए लास्ट में
हमने जैसा कि 3 चीज़ों के बारे में, 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था, पब्लिक स्पीच, लेक्चर एंड डिबेटिंग। तो लेक्चर लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, डिबेटिंग अभी पढ़ा दिया। तो पब्लिक स्पीच पे थोड़ी सी मुझे बात करनी है आपसे। पब्लिक स्पीच क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जन भाषण। तो जन भाषण बोलने की एक क्रिया ही है या एक प्रोसेस है, किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी भाषण दिया जाता है, पब्लिक स्पीच दी जाती है, उसको कैसे विकसित किया जाता है? जो नॉलेज होती है हमारे पास या जो हमारे पास जानकारी, इंफॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर ही विकसित किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, फेस टू फेस बोला जाता है जो भी बोला जाता है। तो फेस टू फेस बोलने की एक प्रक्रिया है जो कि संप्रेषण के उद्देश्य से संपन्न की जाती है। तो ये पब्लिक स्पीच होती है। अब पब्लिक स्पीच अगर कोई देता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या ये मैं कह सकती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो इस पे मैं बात कर रही हूँ आपसे। देखिए, पॉइंट्स हैं प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ठीक है। फिर सेकंड है नो योर ऑडियंस, थर्ड है फ्रेम योर स्टोरी, देन फोर्थ है द टेक अवे मैसेज, और फिफ्थ है टाइमिंग्स। ये 5 बिंदुओं पे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, यानी अगर पब्लिक स्पीच की बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि इस पब्लिक स्पीच के अंदर जनता को बताया क्या जाएगा। जनता इट मीन्स ऐसे नहीं है कि केवल पब्लिक स्पीच हम उसको ही बोलेंगे जो आ करके नेता देते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े नेता किसी भी ग्राउंड में खड़े होकर के जनता को संबोधित करते हैं, वही पब्लिक स्पीच नहीं होती। पब्लिक स्पीच का मतलब ये है कि कोई भी एक सामान्य भी व्यक्ति है ना, तो वो बहुत सारे लोगों को अगर संबोधित कर रहा है, एक अच्छा सा भाषण देना चाहता है, उनको जागरूक करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, किसी और पर्पज से भी कुछ भी जानकारी देने के लिए, तो वो ये स्टेप अपनाता है। सबसे पहले क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसका फॉर्मेट तैयार करता है। उसके बाद अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को आप भाषण देने जा रहे हैं, आप जिनको एनकरेज करने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं, और वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको तो हिंदी अच्छे से नहीं आती है। तो ऐसा नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे भाषा के बारे में है और या फिर दूसरी चीज़। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया लैंग्वेज का। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो आपको सुनने वाले लोग हैं ना, उनको पहले से उसके बारे में कितनी जानकारी है जो आप बताने जा रहे हैं, ताकि आप जो उनका पूर्व ज्ञान है उसके साथ नवीन ज्ञान को जोड़ सके और उनको कोई फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ऑडियंस के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेम योर स्टोरी। अब भाषण कैसे दिया जाता है, केवल इसमें फेस टू फेस बात ही नहीं की जाती, बल्कि इसको एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है। बीच बीच में कुछ भी आप अपने जो है कोई बात बता सकते हो, कोई स्टोरी सुना सकते हो, तो इसको एक स्टोरी के रूप में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फ्रेम योर स्टोरी, स्टोरी क्रिएट करनी होती है हमें। बात तो बतानी है, लेकिन बात को कैसे बताना है, कहानी के रूप में बताना है। उसके बाद द टेक अवे मैसेज, और जब अगले स्टेप पे पहुंचेंगे तो उसमें से वो जो स्टोरी बना करके बताई है उसका कोई ना कोई मैसेज निकलता है, पर्टिकुलर एक मैसेज होता है कि अच्छा ये स्टोरी इसलिए कही गई थी, इसमें मैं ये बताना चाहता था आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइमिंग्स का ध्यान रखना होता है पूरी तरह से, ठीक है। प्रॉपर जो आपका टाइम है, आप जितने टाइम के लिए वो स्पीच देने वाले हैं उसको फॉलो करते हुए, स्टेप को फॉलो करते हुए, टाइमिंग्स को ध्यान में रख करके फिर भाषण दिया जाता है। तो ये 5 बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा देखिए 6th पॉइंट है आपके सामने, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप स्पीच दे रहे हैं तो सामने वाले को आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सामने से मान लीजिए कोई अपनी बात रख रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। कई बार देखा करो, जनता के बीच में से, पब्लिक के बीच में से जो अपनी बात में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी होती है। कई बार जो है बात को घुमा करके कहीं और भी ले जाना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी उसमें होना चाहिए, लचीलेपन का गुण होना चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी एक अच्छे भाषण देने वाले नहीं बन सकते, भाषणकर्ता नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा
जब आपका इतना सब कुछ हो जाए तो आपके जो भाषण है उसका कोई ना कोई कंक्लूज़न ज़रूर निकलना चाहिए। जो भी कुछ बताने के लिए आपने लोगों को इकट्ठा किया है, पब्लिक को आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे आपने उनको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको कोई नॉलेज देनी है, उनको इंस्पायर करना है, या फिर अगर आप सच्ची में ही नेता हैं, आपने उनसे वोट लेने हैं, उनको इम्प्रेस करना है, तो आपने क्या करना है, लास्ट में अपने भाषण के लास्ट में एक कंक्लूजन रख देना है कि आप ये चाहते हो उनसे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद लास्ट में क्या होंगे, क्लोजिंग वर्ड्स होंगे। अब ये क्लोजिंग वर्ड्स भी बहुत ही इंप्रेसिव होने चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो आप उनसे चाहते हो वो आपको देने के लिए ये मजबूर हो जाए। तो ये हो गया पब्लिक स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन। तो डिबेटिंग भी पढ़ लिया, पब्लिक स्पीच भी पढ़ लिया, लेक्चर लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसी के साथ ही यूनिट 4 का जो ए पार्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।